नमस्ते बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप सब सुरक्षित और सकुशल हैं। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत बाग 1 में दिया गया पाठ बचपन। ये आपका दूसरा पाठ है। इस पाठ की लेखिका है कृष्णा सोबती जी। आइए पहले देख लेते हैं इनके बारे में। कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 में गुजरात की एक बाग में हुआ था। इस बाग अब पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 25 जनवरी 2019 में हुआ। इनका कुछ उल्लेखनीय कार्य है: मित्र उमर जानी, जिंदगी नामा, समय सरगम आदि। उल्लेखनीय सम्मान, सम्मान से मतलब है अवार्ड। इनको क्या क्या अवार्ड मिली हैं उनमें से कुछ यहाँ दिया गया है: कच्चा चूड़ामणि पुरस्कार, शिरोमणि पुरस्कार, हिंदी अकादमी अवार्ड, शलाका पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी फेलोशिप, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। इस पाठ में लेखिका हमें अपने बचपन यानी कि चाइल्डहुड की बातें बता रही हैं कि वो जब छोटी थी तब उनका बचपन कैसा था, और आप सबका बचपन और उनके बचपन के बीच की अंतर के बारे में भी बता रही हैं। आइए देखते हैं सोबती जी ने क्या क्या बताया है अपने बचपन के बारे में। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ: नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरी नहीं, हल्के रंग। मेरे पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, घरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया है कि वो आपकी दादी, नानी या बड़ी बुआ की उम्र की हो सकती हैं, और उनके परिवार में सब उन्हें जीजी कहकर पुकारते हैं और कहती हैं कि वो बचपन में किस तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, पर अब उनका मन सिर्फ सफ़ेद पहनने की है। उन्होंने कैसे कैसे पोशाक पहनी है ये भी बताया है कि क्या क्या पहना है वो: फ्रॉक, स्कर्ट, लहंगे जैसे पोशाकें। अब क्या पहनती हैं? चूड़ीदार और कुर्ते। देखते हैं आगे क्या क्या कहती हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धरी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नाटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े फ्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। वो अपनी बचपन की फ्रॉक्स के बारे में बता रही हैं जो अब तक उनके याद में हैं। कुछ विशेष चीज़ें या मनपसंद चीज़ें हम इतनी आसानी से नहीं भूल पाते हैं, है ना? वैसे ही इतने साल बाद भी सोबती जी को उन सारे पोशाकों के रंग और डिज़ाइन सब याद में हैं। जैसे कि फ्रॉक में सामने की तरह एक जेब हुआ करती थी
जिसमें वो लोग रुमाल रखा करते थे और अपने बालों को रंग बिरंगे रिबन से बांधा करती थी। जैसे आप लोग क्लिप्स बैंड्स लगाते हैं ना, उसी तरह। मुझे अपने मौजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मौजे खुद धोने पड़ते थे। वो नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही चालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोज़े के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क आ चुके हैं। फिर उन्होंने बताया कि रविवार वो लोग अपने मोज़े धोया करते थे। मोज़े से मतलब है सॉक्स। उनको सख्त मना था कि मोज़े नौकर नौकरानी को धोने के लिए नहीं देना है। शायद उनके माता पिता उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे और वे चाहते थे कि वो अपने काम खुद करना सीखे और उन्हें अपने जूते पॉलिश करनी पड़ती थी। पहले ब्रश से पॉलिश लगा के फिर कपड़े से रगड़ रगड़ कर चमकाते थे। इसमें उनको बहुत मज़ा आता था और वो बताती हैं कि आपके ज़माने के जूते जैसे आरामदायक होते हैं वैसे उनके ज़माने में नहीं मिलते थे। नए जूते के सिलाई काटती थी और उससे बचने के लिए रुई यानी कि कॉटन रखा करती थी ताकि जूते सीधे उनकी पैर की संपर्क में ना आए। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। ये एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के ग्लास जिन पर टी खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वो शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। सेहत टिकी रहती। अब सोबती जी बताती हैं कि उनको हर शनिवार को कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल पीना होता था। सोबती जी को उन्हें देखते ही उल्टी आने लगती थी। किस में पीना था उसे? उनके घर में एक कांच का ग्लास था जिसमें मेजरमेंट्स थे। उस मेजरमेंट्स के हिसाब से पीना पड़ता था। और ये भी कहती हैं कि वो दवाई उन्हें नहीं भी पिलाई जाती तब भी शायद उनकी तबीयत ठीक ही रहती। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कृष्णा जी अपने बचपन के बारे में और क्या क्या बताते हैं। वे बोलती हैं कि उनकी और आपकी जनरेशन में क्या क्या बदलाव आया है। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारी समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। आज आपके ज़माने में टीवी, रेडियो, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स और भी बहुत सारे गैजेट्स हैं, पर उनके ज़माने में क्या था? ग्रामोफोन था। तो जो काम हमारा टीवी, रेडियो या सीडी प्लेयर ये सब करता है, वो काम उस समय में कौन करता था? ग्रामोफोन करता था। हाँ, पर हम उसमें सिर्फ संगीत या गाने सुन सकते हैं, पिक्चर्स नहीं देख सकते हैं। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है, सरदूत या फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी।
शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगस और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती है शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। दूसरे बदलाव के बारे में बताती हैं। वो क्या है? जब वो छोटी थी तब उनको खाने के लिए क्या क्या मिलते थे? कचौरी और समोसे। आजकल ये किस में बदल गए हैं? पैटिस में। उसके बाद कहती है कि उनके ज़माने में जो कुल्फ़ी थी वो अब क्या हो गई है? आइसक्रीम। और बात आती है ड्रिंक्स की। उनको शहतूत या खसखस के शरबत, लेमनेड, विमटो आदि मिलते थे। आज हाँ, वे कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। और बताती हैं वेंगस और डेविको रेस्टोरेंट में मिलती चॉकलेट और पेस्ट्री के बारे में। उनको भाई के साथ ब्राउन ब्रेड खरीदने की ड्यूटी दी गई थी। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहाँ से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले ले खाती। उनका घर माल से ज़्यादा दूर में नहीं थी। वो दोनों अपने घर से पैदल जाते और पहाड़ों की चढ़ाई और उतराई को पार करते हुए माल पहुंच जाते हैं। कन्फेक्शनरी काउंटर में आने वाली पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू उनको बहुत पसंद थी। उनके घर में हफ्ते में एक दिन चॉकलेट लेने की अनुमति थी। वो कभी भी अपने चॉकलेट को खरीदते ही नहीं खाती थी। कैसे खाती थी? घर जाके रात में खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर आराम से मज़े ले लेकर खाती थी। उन्हें वो मज़ा आज भी याद है। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कस्मल। सोचकर ही मुंह में पानी आए। चेस्टनट एक और गजब ही चीज़। आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। इसमें सोबती जी बताती है कि वो फल कौन कौन सी खाती थी। वहाँ पर काफल नाम का फल मिलता था। वो खट्टा और मीठा होता था, लाल और गुलाबी रंगों में होता था। फिर रसभरी, कसमल जैसे फल भी खाती थी। अब उन फलों के बारे में सोचते ही मुंह में पानी भर आता है। उसके बाद चेस्टनट के बारे में बताती है। उसे आग में भूनकर छिलके उतारकर खाया जाता है। चने जोर गरम और अनारदाने का चूरन। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वो अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला पुरकवाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक वो पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लाया रफ्तार थी। चना जोर गरम उनको बहुत पसंद था और अनारदाना का चूरन को भी याद करती हैं। वो पुड़िया ही उनको सबसे ज़्यादा याद आता है। पुड़िया यानी कि पेपर कोन, जिसमें चना डाल के देते हैं। और चना जोर गरम की उन दिनों एक गाना भी मशहूर था।
चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम। तो चना बेचने वाले उन दिनों ये गाना गा गा के चना बेचते थे। चना जोर गरम में मसाले छिटकवाते थे और खाते खाते घूमने चले जाते थे। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। अब सोबती जी शिमला रिज में अपने सैर के दिनों को याद करती हैं। वो क्या करती थी? घुड़सवारी करती थी। उन्हें शिमला के घोड़े पसंद नहीं थी, बल्कि ननिहाल के ताकतवर घोड़े पसंद थी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैली जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक की भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। यहाँ सोबती जी याद करती है शिमला की खूबसूरती के बारे में कि शिमला में एक ऊंचा चर्च है और वहाँ की घंटियाँ बजने की आवाज़ दूर दूर तक फैलती थी। उस आवाज़ में वो स्वयं प्रभु यीशु को महसूस करती थी और बताती हैं कि पहाड़ों के पीछे सूर्यास्त बहुत मनभावक लगती थी। दूर दूर में पहाड़ों में बने घरों में शाम के समय जब बत्तियां जलाते हैं, वो तो देखने के लिए टिमटिमाते तारे जैसे सुंदर लगते थे। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ भी देखने लायक है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टिन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बने सुरंगे। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। और बहुत रोचक बात बताती है कि स्कैंडल पॉइंट के सामने एक शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल था। उसमें शिमला कालका ट्रेन स्टेशन और पटरी, छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, सुरंगे सभी बना हुआ था। आजकल हम कितने भी डिस्टेंस हो, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ही पहुंच जाते हैं। कैसे? हवाई जहाज की मदद से, है ना? पर उनके ज़माने में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी ट्रेन ही थी। अब वो हवाई जहाज के बारे में बता रही हैं कि कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। ये देखो, और वो गायब। उसकी स्पीड की इतनी तेज लगती। आजकल तो हम छत पे जाते हैं तो हवाई जहाज देख सकते हैं। उन दिनों हवाई जहाज कभी कभार देखने को मिलते थे। जब भी बच्चे हवाई जहाज देखते हैं, घर से बाहर आके पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो वो देखने के लिए बहुत बड़ा पक्षी जैसा लगता था। देखते देखते ही वो गायब भी हो जाता था। अब बताती हैं एक ऐसी दुकान के बारे में जिन्हें कभी भूल नहीं पाती हैं। देखते हैं वो कौन सी दुकान है। हाँ,
गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसा दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। ये वो दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती। कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा? और वो कौन सी दुकान थी? जी हाँ, चश्मे की दुकान, जहाँ उनका पहला चश्मा बना था। जब पहली बार उन्होंने चश्मा पहना तब बहुत अजीब लगा। सब लोग उन्हें देखकर कहते थे कि इतनी छोटी उम्र में चश्मा क्यों? आंखों में कुछ तकलीफ है क्या? दूध पिया करो। जैसे तरह तरह की बातें। मैं वही जवाब देती जो डॉक्टर ने मुझे कहा कि कुछ दिन पहनूंगी तो चश्मा उतर जाएगी। पर अब तक मेरा चश्मा नहीं उतरा। बस नंबर कम होता रहा। और इसके लिए सोबती जी अपने आप को जिम्मेदार ठहराती हैं कि वो दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप में काम करती थी। इसकी वजह से आंखों में जोर प्रभाव पड़ी। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची की मुझ पर ये क्यों दोहराया जा रहा है? पर शेर बुरा ना लगा। उनके एक चचेरे भाई यानी कि कसिन ब्रदर उन्हें चिढ़ाते थे। कहते थे कि चश्मा पहनने के बाद उनकी चेहरा लंगूर जैसा बन गया है। तब उनको बहुत बुरा लगता था और सोचते थे कि उन पर ये क्यों दोहराया जाता है। पर जिस शेर यानी कि कविता के ढंग से ये बोला गया वो तो पसंद आया। और बताती है, जब वो चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़े हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की? नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। चचेरे भाई के जाने के बाद आईने के सामने यानी कि मिरर के सामने खड़े होके चश्मा बार बार उतार के पहन के देखती और सोचती हैं, क्या सच में मेरी सूरत लंगूर जैसे बन गई? कुछ बार उनको सच लगता था और कुछ बार ऐसा नहीं लगता था। मतलब वो खुद कंफ्यूज हो गई। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। इसमें लेखिका बोलती है, जब उन्होंने अपने छोटे भाई का टोपी पहना तो कुछ अजीब लगा, पर अच्छा भी लगा, मज़ा भी आया। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वो टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। हम जो भी पहनने लगते हैं पहली बार अजीब सा महसूस होता है।
और बाद में हम जैसे भी लगते हैं लोगों को भी देखने की आदत हो जाती है और हमें भी, और फिर हम उसी में अच्छे लगने लगते हैं। वैसे ही अब चश्मा उनके चेहरे के साथ घुल मिल गया है। लेखिका आजकल सिर पर दुपट्टे के बदले रंग बिरंगे कश्मीरी टोपियां लगाना पसंद करती हैं, क्योंकि टोपी पहनकर वह निश्चिंत होकर घूम सकती हैं, दुपट्टों को संभालना नहीं पड़ता। तो आपने इस पाठ में लेखिका की बचपन की स्मृतियों को जाना। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है कि ये पाठ संस्मरण शैली में लिखा गया है, जिसका अर्थ है स्मरण करके या याद करके पुरानी बातों को लिखना। पाठ में लेखिका ने अपने बचपन की छोटी बड़ी बातों को उभरा है, चाहे वो पहनी जाने वाली रंग बिरंगी फ्रॉक हो, चटपट लगने वाली फल या स्वादिष्ट चॉकलेट। बचपन में नियमों का पालन करना, एक चुलबुला जीवन जीना और बड़ों की बात ना मानने पर चश्मा लग जाने के छोटे बड़े किस्सों को उन्होंने हमारे साथ बांटा है। पाठ पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हम भी उस समय में कृष्णा सोबती जी के पास पहुंच गए हैं। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं, अब उनका अर्थ देखते हैं। सयाना यानी कि होशियार, शताब्दी 100 साल समय, फ्रिल झालर, चलन मतलब प्रचलन में, कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल, ऑलिव ऑयल जैतून का तेल, खुराक निश्चित मात्रा, मितली उल्टियाँ, मुंह में पानी भर आना मतलब लालच आना, निरा केवल, कमतर कम अच्छा, खींचना क्रोध होना, सुबीते सुविधाजनक। बच्चों, अब मैंने यहाँ पाठ से संबंधित एक गतिविधि यानी कि एक्टिविटी दिया है। क्या है वो? अगर तुम्हें अपनी पोशाक बनाने को कहा जाए तो कैसी पोशाक बनाओगे और पोशाक बनाते समय किन बातों का ध्यान रखोगे? अपनी कल्पना से पोशाक का डिज़ाइन बनाओ। इसके लिए संकेत यानी कि कुछ आइडियाज़ भी दिया गया है कि छात्र अपने कल्पना से डिज़ाइन बनाए। लड़के कोट पैंट या कुर्ता पजामा में डिज़ाइन बना सकते हैं और लड़कियां फ्रॉक या सलवार कमीज़ को डिज़ाइन बना सकते हैं। ये भी लिखें कि पोशाक बनाते समय आप किस बात का ध्यान रखेंगे, पहनने में सुविधा और आराम का या आधुनिकता और कारीगर का। तो आपको अपने मनपसंद पोशाक यानी कि ड्रेस डिज़ाइन करना है। लड़के कोट पैंट या कुर्ता पैजामा और लड़कियां फ्रॉक या सलवार कमीज़ या और कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपको लिखना है कि पोशाक बनाते समय किस बात को ध्यान में रखना चाहिए। है ना मज़ेदार? तो बच्चों, आज हमने वसंत पाठ्य पुस्तक से दूसरा पाठ बचपन पढ़ा है। ये पढ़ते समय आप लोगों को भी अपने बचपन की भी कुछ कुछ बातें याद आई होगी। इस पाठ को रोचक बनाने की हर कोशिश की। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी और पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस वीडियो के साथ आपको एक वर्कशीट भेजी जा रही है। आप पाठ को अच्छी तरह से समझ के वर्कशीट हल करने की कोशिश करना। धन्यवाद बच्चों।